अगला दिन बड़ा रोशन था। सूरज अपनी आबोताब समेत नीले आसमान पर चमक रहा था। सबूर लगी किचन में नाश्ता बना रही थी। जरताशा और फलक भी उसकी मदद करवा रही थी कि यकदम फलक मुंह पर हाथ रख के वॉशरूम की तरफ दौड़ी थी। जरताशा और सबूर भी उसके पीछे गई थी। फलक यकदम बेहाल सी होती वॉशरूम से निकली और सोफे पर ढह सी गई। उसका रंग यकदम कुमला सा गया था। क्या हुआ तुम्हें? जरताशा ने परेशानी से पूछा। पता नहीं। उसने अपने जर्द चेहरे पर हाथ की पुश्त को फेरा। उठो, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलते हैं। शायद फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो गई? जरताशा फिक्रमंदी से बोली। नहीं, मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, नकाहत ज़दा सी आवाज़ में कहा गया। फिर भी चलो, उठो, डॉक्टर के पास चलते हैं, उसने उसे ज़बरदस्ती उठाते हुए कहा। वो सुस्ती से उठी थी। जरताशा ने भागकर अपने रूम से अपना बैग लिया, पैसे चेक किए और उसे लिए बाहर निकली, जहाँ दाद की गाड़ी आज जवेरिया और हुरिया लेकर गई थी। पर इत्तफाक से जिस गाड़ी में वो दोनों जाती थीं वो घर पर थी, और उसने ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा। वो दोनों कुछ ही देर में करीबी क्लिनिक पर पहुंच गई थी। कुछ टेस्ट के बाद लेडी डॉक्टर ने उन्हें जो खबर सुनाई वो दोनों को सन्नाटों में डाल चुकी थी। मुबारक हो, आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, डॉक्टरनी ने शाइस्तगी भरे लहजे में कहा। जी? फलक ने जर्द रंगत लिए डॉक्टर को तका। जरताशा के तो पैर मानो हिलने से इनकारी थे, पर फिर भी वो बमुश्किल डॉक्टर का शुक्रिया अदा करती वहां से निकली थी। दोनों घर पहुंची तो जाबिर परेशान सा उनके पास आया। क्या हुआ फलक, तुम ठीक हो? जाबिर ने परेशानी से पूछा। वो बस गुमसुम सी खड़ी रही, कुछ ना बोली, और उससे कुछ बोला भी ना गया। जरताशा, तुम बताओ क्या हुआ था इसे? जाबिर ने अब जरताशा से पूछा। जरताशा, जिसकी आंखों में ना चाहते हुए भी नमी तैरने लगी थी, उसने किसी बर्फ के मुजस्मे की तरह एक ही पोजीशन में खड़े रहकर उसे तका और यकदम तमस्कुर से हंसती गोया हुई। मुबारक हो जाबिर खान, बाप बनने वाले हो तुम, वो सर्द लहजे में कहती वहां से चली गई थी। जाबिर ने यकदम फलक की तरफ देखा तो वो भी खामोशी से अंदर चली गई। जाबिर को समझ नहीं आया कि वो इस खुशी के मौके पर खुश हो तो कैसे, वो जाए तो किसके पास जाए। या अल्लाह, उसने सर आसमान की तरफ उठाकर कहा। पहले पहलू से ये सब कुछ इतना मुश्किल नहीं लग रहा था, पर अब हालात हकीकतन बेहद मुश्किल होते जा रहे थे, जिनको सुलझाना शायद उसके अपने बस की बात ना रही थी। वो गहरा सांस लेता खुद भी अंदर चला गया। उसने सोचा कि वो फलक के पास जाए, पर यह दिल कमबख्त तो जरताशा की आंखों में पड़े ढेरों शिकवों की और देखते हुए हमकने लगा था। वो दिल की आवाज़ पर लब बैक करता। जैसे ही उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसा, उसे अपने बैग में अपने और मन्नत के कपड़े रखते पाया। ये क्या कर रही हो ताशा? जाबिर ने यकदम लपक कर उसके हाथ से कपड़े लिए। दूर रहो मुझसे, समझे? जाओ, तुम्हारी बीवी को तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत होगी इस वक्त, उसने टूटे हुए लहजे में चिल्ला कर कहा। जीनों से ऊपर बने फलक के कमरे तक उसकी आवाज़ गई थी। फलक कमरे से निकलकर बिखरी हालत में जीनों के वस्त में आकर खड़ी हो गई थी। ताशा, मेरी बात सुनो प्लीज़ एक बार। जाबिर ने उसके बाजू से उसे थामना चाहा, पर उसने उसके सीने पर ज़ोरदार धक्का देकर उसे खुद से दूर किया। मैंने कहा ना, मुझसे दूर रहो, तो मतलब दूर रहो, नहीं है मुझे तुम्हारी ज़रूरत, वो उससे अपना हाथ छुड़वाती शिद्दत गम से चिल्लाई थी। ताशा, एक बार सुन लो प्लीज़, उसने मिन्नत करते लहजे में कहा। अब कुछ बचा है सुनने को? मेरा हक खा गए हो तुम जाबिर खान, मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी, वो शिद्दत से चीखी थी। सबूर और जहांदाद भी उसके कमरे के बाहर आकर खड़े हो गए थे। दोनों ने एक नज़र फलक को देखा, जिसकी रंगत जर्द सी हो रही थी। मैं खा गया या कभी तुमने लेने ही नहीं दिया मुझे मेरा हक? वो भी उसी की बात पर उसके अंदाज में चीखा था। तुम जैसा दोगला इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इतने ही अगर तुम मेरी रज़ा या मर्ज़ी के पाबंद थे ना, तो पिछले 1 महीने से तुम मेरी तरफ पेशरफ्त करते हो। क्या मेरे बुलाने या मेरी इजाज़त देने पर करते हो? नहीं ना। हकीकत तो ये है कि तुम पहले रोज़ ही से मुझे कबूल नहीं कर पाए। तुम्हें क्या लगता है मुझे खबर नहीं है? उस रात जहांदाद भाई तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर मुझसे शादी करने के लिए मिन्नतें कर रहे थे और तुम बार बार इनकार कर रहे थे, और आखिर में माने भी कैसे, जैसे कोई भारी बोझ आ पड़ा हो तुम पर। तो मैं खुद क्यों तुम्हारे आगे जलील होने को खुद को पेश कर देती? वो रुंधी हुई आवाज़ में हलक के बल चिल्लाई थी। ताशा, तुम बोझ नहीं हो, मोहब्बत हो मेरी, क्यों तकलीफ़ दे रही हो खुद को? वो उसकी सिमत कदम बढ़ाते नरमी से बोला। बाहर खड़ी फलक उनके झगड़े की आवाज़ सुनकर रोने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू रवानी से बहने लगे। मोहब्बत मैं तुम्हारी हूँ तो वो कौन है? वो चीखते हुए ज़मीन पर बैठी थी। ताशा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। वो भी उसके साथ ज़मीन पर दो जानू होकर बैठा था।
पर अब नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक हो, वो सिसकते लहजे में कहती फूट फूट कर रो पड़ी थी। ऐसे तो ना बोलो ताशा, तुमने मुझे एक मौका दिया था, तुम भूल रही हो। वो उसके हाथ उसकी शदीद मज़ाहमत को नज़रअंदाज करने के बावजूद थाम गया। और मैं वो मौका देकर भी पछता रही हूँ, उसने टूटे हुए लहजे में कहा। ताशा प्लीज़ नहीं करो ये सब, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर। वो बिखरा बिखरा सा बोला। कोई नहीं मरता किसी के चले जाने से, उसने रोते हुए सख्त लहजे में कहा। मुझे औरों का नहीं पता, पर मैं मर जाऊंगा, उसने बेताबी से उसका चेहरा थाम कर कहा। प्लीज़ जाबिर, अगर चाहते हो ना कि मैं खुश रहूं तो तलाक दे दो मुझे। दो आंसू उसकी आंखों से टूट कर गिरे थे। सोचना भी मत ऐसा, उसने यकदम उसे अपने करीब किया था। मुझे तलाक दे दो जाबिर, वो फूट फूट कर रोती सिसकते लहजे में बोली। ताशा नहीं, ऐसे मत बोलो, वो उसे खुद में भींचते तड़प कर बोला था। एक आंसू उसकी आंखों से गिरकर ताशा के बालों में जज्ब हुआ। नहीं जाबिर, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, मुझे भी हक है अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने का, और मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ नहीं गुजारना चाहती। मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुमसे आज़ादी चाहती हूँ, उसने उसे खुद से दूर करते सिसकते हुए कहा। तुम समझती क्यों नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, वो हलक के बल चिल्लाया था। जीनों पर बैठी फलक और कमरे के बाहर खड़े जहांदाद और सबूर यकदम दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसे थे। पर मुझे तलाक चाहिए, वो चीखी थी। नहीं दूंगा मैं तुम्हें तलाक, ये खुशफहमी अपने जहन से निकाल दो, वो उससे भी ज़्यादा आवाज़ में चीखा था। जाबिर, ये सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी ख्वार करूंगी, मुझे तलाक चाहिए, वो शिद्दत से एक बार फिर चिल्लाई थी। नहीं मिलेगी तुम्हें तलाक, वो उसके बाल मुट्ठी में जकड़कर तैश के आलम में बोला। जहांदाद यकदम आगे बढ़ा था। जरताशा को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवा कर उसने अपने पीछे किया था। मैं कह रहा हूँ कि तलाक दे दो, मैंने करवाई थी ना शादी, अब मैं ही तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, आज़ाद कर दो इसे, जहांदाद ने गंभीर लहजे में कहा। भाई, शादी करवाना आपका फ़ैसला था, पर इस शादी में रहना या ना रहना मेरा और इसका फ़ैसला है, जाबिर ने किसी ज़ख्मी शेर की तरह बिफरे हुए अंदाज में कहा। ठीक है, ना दो तलाक इसे, अपने बच्चे और पहली बीवी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, जहांदाद ने दरुस्ती से कहा। फलक का हलक में ही सांस अटक कर रह गया था। नहीं, मैं ऐसा भी कुछ नहीं करने वाला, उसने अटल लहजे में कहा। फिर दे दो खामोशी से जरताशा को तलाक, जहांदाद ने सख्तगीर लहजे में कहा। मैं नहीं छोड़ सकता भाई, मैं नहीं छोड़ सकता ताशा को, मोहब्बत करता हूँ मैं इससे, जाबिर की आवाज़ में वाज़े नमी थी। पापा ममा, आप क्यों लड़ रहे हैं? डरी सहमी सी मन्नत पर नज़र पड़ते ही यकदम दोनों होश में आए थे। उसकी तरफ दोनों एक साथ बढ़े थे। जरताशा ने एकदम उसे अपने सीने से लगाया था। बेबी, हम लड़ नहीं रहे, बस बात कर रहे हैं, जरताशा ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते कहा। आप डर गए हमारे ज़ोर से बात करने पर, सॉरी, जाबिर ने भी उसके गाल पर हाथ रखकर मोहब्बत और नरमी से कहा। मन्नत ने रोते हुए सर इस बात में हिलाया। सबूर, मन्नत को लेकर जाओ अपने रूम में, जहांदाद ने संजीदगी से कहा। सबूर मन्नत को प्यार से बहला फुसलाकर साथ ले गई। मेरी ये बात तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, अगर तुम दोनों की सेपरेशन हुई तो मन्नत को मैं वापस ले लूँगा, उसने संजीदगी से कहा। पर भाई, मैं इसके बगैर कैसे रहूँगी, ताशा ने तड़प कर कहा। ताशा, जाबिर से तलाक के बाद तुम सारी ज़िंदगी तन्हा तो नहीं गुजारोगी ना, किसी साथी को तो चुनोगी, और क्या गारंटी है कि वो मन्नत को भी तुम्हारे साथ एक्सेप्ट कर ले, और अगर कर भी ले तो मैं अपनी बेटी को किसी गैर महरम के घर नहीं भेजूंगा, जहांदाद ने दरुस्ती से कहा। और जाबिर महज गुस्से से अपने दांत कचकचा कर रह गया। फलक नम चेहरा लिए वापस मुड़ी थी। जाबिर की नज़र उस पर पड़ी, पर उस वक्त उसे सबसे पहले ये मसला सुलझाना था। वो ताशा के बगैर नहीं रह सकता था, बिल्कुल नहीं रह सकता था, उसे छोड़कर वो शायद नहीं यकीनन मर जाता। पर भाई, मैं मन्नत को छोड़कर नहीं जाऊंगी, आप ही ने मुझे दिया था इसे, वो रोते हुए बोली। वो मुझे नहीं पता, पर मुझे हैरत है, शायद उसे भी इस बात का अंदाज़ा था कि एक दिन आएगा जब तुम दोनों इस मोड़ पर आकर खड़े हो जाओगे, इसीलिए उसने मन्नत की अडेप्टेशन के हवाले से कुछ कागजात बनवाए थे। वकील को फ़ोन कर देता हूँ मैं, कल सुबह तक वो कागजात ले आएगा। जहांदाद दोनों पर एक सर्द निगाह डालता कमरे से निकल गया था। एक बार फिर वो दोनों उस कमरे में तन्हा रह गए थे। जाबिर और उसकी नज़रें मिली तो ताशा ने नफ़रत से आंखें फेर ली। जाबिर महज वो नफ़रत देखता ही रह गया। उसने हमेशा जिसकी
उसकी आंखों में मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं देखा था। आज उसकी आंखों में नफरत देखकर एक पल को उसके कदम लड़खड़ाए थे। ताशा, नफरत करने लगी हो तुम मुझसे? उसने गहरे दुख से पूछा। शायद ये बहुत छोटा लफ्ज़ है मेरे एहसासात के आगे। जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करती हूँ, मैं उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकती, वो पुरनम लहजे में कहती खुद भी कमरे से निकल गई। अली, देखो, खुदा का वास्ता है तुम्हें, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें ना नहीं करेगी। क्यों मुझ पर वक्त बर्बादी कर रहे हो? हुरिया ने संजीदगी से टेबल पर अपने हाथ धरते हुए कहा। तुम भी तो अच्छी लड़की हो, तुम ही हाँ कर दो ना, उसने ज़िद्दी लहजे में कहा। अली, प्लीज़ बचगाना बातें मत करो। मेरी ज़िंदगी में शादी का जिक्र कहीं दूर दूर तक भी नहीं है, उसने गहरा सांस खारिज करते हुए बताया। प्लीज़ हुरिया, समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम ही से शादी करना चाहता हूँ। क्यों नहीं समझती तुम मेरी किसी बात को? उसने उसका हाथ थामते हुए कहा। मेरा हाथ पकड़ने की आज तो गलती कर ली, दोबारा सोचना भी मत। उसने अपना हाथ एक झटके से उसकी गिरफ्त से निकाला था और खूंखार लहजे में गोया हुई थी। मैं ये हाथ पकड़ने की गलती सारी ज़िंदगी करना चाहता हूँ। प्लीज़ हुरिया, मान जाओ, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा, उसने बेताब से लहजे में कहा। माफ़ी चाहती हूँ, पर काफ़ी देर हो गई है, मैं चलती हूँ, वो संजीदगी से कहती उठी थी। अपना बैग कंधों पर डालते वो रेस्टोरेंट से निकल गई और वो महज उदासी से उसे खुद से दूर जा देखता रह गया। टेबल पर पड़ा उसका मोबाइल बजने लगा था। उसने मोबाइल उठाकर कान से लगाया। धीमी आवाज़ में उसने कहा। नहीं मानी? जवेरिया ने झट पूछा। नहीं, धीमे से लहजे में कहता वो तमस्कर से हंसा था। ना सुनकर भी तुम्हारी हंसने वाली बीमारी नहीं जा रही, जवेरिया ने तंज किया। तुम्हारी बहन बहुत जालिम है जवेरिया, उसकी आंखों में हल्की सी नमी चमकी थी। अली, मैंने कहा था ना वो कभी नहीं मानेगी, पर तुम थे कि बस। जवेरिया ने बात अधूरी छोड़ी थी। मैं हार नहीं मानने वाला, उसे मना कर ही रहूंगा जवेरिया, उसने अटल लहजे में कहा। चलो फिर, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, जवेरिया ने हंस कर कहा। आपकी दुआओं का बेहद शुक्रिया, वो भी धीरे से हंसा था। कॉल काट कर वो मोबाइल अपनी पॉकेट में डालता उठा था और एक बार फिर अपनी ही धुन में चलता वहाँ से निकल गया। फलक, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वो उसके पास आकर बैठता उसके हाथ थाम कर पूछने लगा। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दी ना जाबिर, वो सिसकते हुए बोली। ऐसा क्यों बोल रही हो? तुमने कुछ नहीं किया, सारी गलती मेरी है, शुरू से ही। जाबिर उसका चेहरा अपने हाथों में थामता नरमी से गोया हुआ। जाबिर, मुझे माफ़ कर देना, उसने सिसकते हुए उसके गले लग कर कहा। तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो उसके माथे पर लब रखता उसकी कमर सहलाता नरमी से बोला। जाबिर, मैंने जो कुछ भी किया बस तुम्हारे लिए किया है, मुझे माफ़ कर देना। उसके रोने में मज़ीद शिद्दत आई। क्या किया है? कुछ भी तो तुमने जानबूझकर नहीं किया, वो उसे खुद में भींचते हुए बोला। जाबिर, मेरी बात सुनो, वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाई सिसक कर बोली। हाँ बोलो। आई लव यू। जाबिर यकदम ठिठका था। उसका चेहरा उसने अपने सामने करते गौर से उसे देखा। क्या किया है तुमने? जाबिर ने खुश्क हलक को तर करते पूछा। कुछ भी नहीं, उसने मुस्कुरा कर कहा। फलक, मुझे बताओ क्या किया है तुमने? वो बेचैनी से उसके हाथ पैर चेहरा थाम कर देखते हुए बोला। सिर्फ मोहब्बत, उसने उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा। फलक, फलक के मुंह से झाग निकलते देख उसके मुंह से हल्की सी सरगोशी निकली थी। नहीं फलक, फलक, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो, वो उसके चेहरे को थपथपाता चिल्लाया था। फलक की नाक से खून की हल्की सी लकीर निकली थी। वो तकलीफ में होने के बावजूद भी उसे देखकर मुस्कुराई थी। जाबिर उसे बाहों में उठाता यकदम बाहर भागा था। भाई, ताशा, भाभी, वो जीने उतरता पागलों की तरह चीखा। क्या हुआ? किचन में काम करती सबूर ने बाहर झांक कर देखा तो उसके हाथ में मौजूद कफगीर जमी बोस हुई। फलक, सबूर भी भागकर उसके पास गई थी। क्या हुआ इसे जाबिर? सबूर ने उसकी जर्द पड़ती रंगत देखकर खौफजदा होकर कहा। हाथ उसका सीधा दिल पर पड़ा था। भाभी, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, वो बौखलाए हुए लहजे में अपनी आंखों की नमी धकेलता हुआ बोला। फलक, ताशा भी अपने कमरे से निकलकर चीख कर फलक तक आई थी। इसे क्या हुआ जाबिर? ताशा की आंखों से नमी रवानी से बहने लगी। पता नहीं, जाबिर बिना उसे कोई जवाब दिए बाहर लेकर निकल गया था। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर्स ने पुलिस केस कहकर इलाज करने से इनकार कर दिया था, पर जाबिर के बेहद शोर मचाने पर उसे आईसीयू में ले गए थे। 2 घंटे ऐसे बीते जैसे 2 साल। कुछ देर बाद ताशा, सबूर, जहांदाद, हुरिया और जवेरिया भी वहां पहुंच गए थे। जाबिर एक पल भी सुकून से नहीं बैठ पा रहा था।
2 घंटे वो मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह चक्कर काट रहा था और जुबान पर फरियाद थी तो बस इतनी, या अल्लाह मेरी ज़िंदगी भी फलक को लग जाए, या अल्लाह उसे ज़िंदगी दे दे, या अल्लाह उसे सांसें बख्श दे। 2 घंटे का कठिन इंतज़ार भी आखिर गुजर ही गया। जाबिर डॉक्टर की तरफ बेताबी से बढ़ा था। फलक अब कैसी है? सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। डॉक्टर जाबिर के कंधे पर हाथ रखकर हौसलाकुन लहजे में बोला। डॉक्टर की बात सुनकर यकदम घुटनों के बल वो ज़मीन पर बैठा था। शिद्दत से चिल्लाकर रोने से भी जब उसे तशफ़ी ना हुई तो उसके हाथ बेसाख्ता अपने चेहरे पर पड़े थे। वो अपने बाल नोच रहा था, खुद को मार रहा था। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था, पर उसके दिल को करार नहीं आ रहा था। वो बैन कर कर के रो रहा था। हाँ, शायद वो जहालत की हद तक रो रहा था। दिल था कि मानो टुकड़ों में तकसीम होने को था। जाबिर, होश करो। जहांदाद ने उसे आकर उठाया था, पर वो खामोश रहा। उसने कुछ ना कहा, उससे कुछ कहा ही ना गया। फलक की मैयत घर लेकर आए। उसका चेहरा यकदम जर्द पड़ चुका था, होंठ एकदम नीले। वो तो कहीं से भी वो हसीन सी फलक ना लग रही थी। ताशा की उसके चेहरे पर नज़र पड़ी तो वो भी फूट फूट कर रो पड़ी। उसे उससे पहली मुलाकात से लेकर आखिरी मुलाकात याद आई। सबूर की भी आंखें अश्कबार थीं। जहांदाद जाबिर को लाया कि वो उसे आखिरी बार देख ले। जैसे ही जाबिर की निगाह उसके कुमलाई चेहरे पर पड़ी, उसकी सिसकियां बंद गईं। उसे कफन में लिपटा देख उसकी रूह तक कांप गई थी। और जब वक्त उसे मनो मट्टी तले दफन करने का आया तो जाबिर खान लड़खड़ा गया। उसका दिल कांप उठा था। उसे वो वक्त याद आया जब उसे ज़िंदगी की तरफ लाने में लगा था। उसे वो वक्त याद आया जब वो डरी सहमी सी उसे मिली थी। उसे वो वक्त याद आया जब वो उसे प्यार के धोखे में डालकर मार दिया करती थी। मुश्किल मरहला था, पर तय पाया। रस्में दुनिया थी, निभा दी गई। फलक को मनो मट्टी तले दफन कर दिया गया, पर एक बेचैनी थी जो जाबिर को सुकून नहीं लेने दे रही थी। आज पूरे 3 दिन मुकम्मल हो चुके थे। जाबिर तन्हा बाहर लॉन में बैठा था जब जरताशा उसके पास आई। खाना खा लो, उसने नरमी से कहा। तुम्हें जब तलाक चाहिए हो बता देना, दे दूंगा। वो सर्द लहजे में कहता आंखें मूंद गया। पर अभी चलो खाना खा लो, उसने भी संजीदगी से कहा। नहीं है भूख मुझे। वह आसमान पर तारे तकता संजीदगी से गोया हुआ। ताशा को बखूबी उसकी आंखों में नमी महसूस हुई थी। तुम खाना खा लो जाबिर, मैं जानती हूँ तुम फलक के इस दुनिया से चले जाने पर बेहद दुखी हो, पर खाना खा लो, वो नरमी से कहती उसके जवाब की मुंतज़िर रही। दुख तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। वो पागल तो मुझे सारी ज़िंदगी का पछतावा दे गई है। जाबिर खान जख्मी सी मुस्कुराहट हंसा। मौत तो बरहक है ना? ताशा ने उसे हौसला दिया। बेशक मौत बरहक है, पर वो जो आपकी हो, जहर खाकर खुदकुशी करके हराम मौत मर जाना बरहक नहीं होता। उसने गहरे दुख से कहा। पर जाबिर, जिसकी जैसे लिखी हो, वो उसे देख कर बोली। नहीं प्लीज़ ताशा, खामोश हो जाओ। इस सब पर बात करना बेहद तकलीफ दे है मेरे लिए। प्लीज़ जाओ यहाँ से। वो शिद्दत गम से उसे भी झड़क गया था। ताशा बगैर कुछ कहे उठकर चली गई थी। जाबिर की आंख से खामोश आंसू टूट कर गिरा था। फलक किसी ख्वाब की मानिंद आकर उसकी ज़िंदगी से जा चुकी थी। जब से वो गई थी जाबिर खान का वजूद गहरे ज़ख्मों का शिकार हो गया था। दुख था, पछतावा था और न जाने क्या क्या था। वो नहीं जानता था कि अब ज़िंदगी ने किस करवट बैठना था, पर बहरहाल जो भी था, ज़िंदगी को दोबारा शुरू तो करना था। उसने दोबारा पेशावर जाने का फ़ैसला कर लिया था। अभी वो अपना सामान पैक कर रहा था जब जहांदाद उसके कमरे में आया। क्या कर रहे हो? सामने सोफ़े पर बैठे जहांदाद ने नरमी से पूछा। पैकिंग, पेशावर जाने की तैयारी। उसने हल्की सी निगाह उठाकर उसे देखते हुए कहा। और तुम दोनों का अपने रिश्ते के बारे में क्या इरादा है? जहांदाद ने संजीदगी से पूछा। भाई, मैं उसे साथ रखना चाहता हूँ, पर अब मैं अपनी ज़िद में फलक जैसा अंजाम जरताशा का नहीं चाहता। उसने गहरी सांस खारिज करके कहा। जाबिर, अगर तुम वक्त पर सब कुछ ताशा को बता देते तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। जहांदाद ने संजीदा से अंदाज में कहा। हाँ, शायद फलक आज जिंदा होती। वो खोए खोए से अंदाज में कहता जख्मी सा मुस्कुराया। जाबिर, अपना और जरताशा का फैसला करके जाओ, क्योंकि लटके हुए रिश्ते तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देते। जहांदाद ने खड़े होकर उसके कंधे पर हाथ रखा। फैसला मैं नहीं करूँगा भाई, वो करेगी। उसने संजीदगी से कहते बैग बंद किया और उसकी जिप बंद करता बैग बेड से उतार कर साइड पर रखा। तो तुम कहना क्या चाहते हो? अब चाहे वो जो भी फैसला करे तुम्हें मंजूर होगा? जहांदाद ने अबरू उचका कर कहा।
बिल्कुल ऐसा ही है, जाबिर ने दीवार से टेक लगाकर खड़े होते हुए कहा। और अगर उसने आज़ादी मांगी तो? जहांदाद ने उसे तकते आंखों में हैरत समोकर पूछा। दे दूंगा, उसने फंसी हुई आवाज़ बमुश्किल हलक से निकाली थी। बस इतनी सी मोहब्बत थी तुम्हें? जहांदाद तमस्कर से हंसा था। मोहब्बत तो बहुत है भाई, पर मैं फिर वही कहूँगा, मैं उसे फलक जैसे हाल में नहीं पहुंचा सकता। उसके हर हर अंदाज से रंज टपक रहा था। फलक की मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, जहांदाद ने अफसोस से कहा। काश ऐसा ही होता, पर उसकी ऐसी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। उसने गहरी सांस लेकर कहा। तुम कैसे हो सकते हो उसकी मौत के जिम्मेदार? उसने खुद को खुद मारा है, उसकी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है बच्चे, जहांदाद ने अफसोस से कहा। मैं हूँ जिम्मेदार भाई, मैं क्यों नहीं गया उसके पास फौरन, क्यों ना दिलाया उसे इस बात का एहसास कि मैं हमेशा उसके साथ हूँ। जाबिर तकलीफ से अपनी आंखें मींच गया। यहाँ पर तुम्हारी सोच गलत है जाबिर, ये सरासर खुद को अजियत देना है। फलक की मौत की जिम्मेदार वो खुद थी, जहांदाद ने अफसोस से कहा। भाई, कोई भी इंसान खुद को मारना नहीं चाहता, हर इंसान जीना चाहता है, और वो भी जीना चाहती थी, पर शायद मेरे ही रवैये ने उसमें जीने की उमंग खत्म कर दी थी। जाबिर ने अपनी शर्ट का ऊपरी बटन खोला, शायद उसे एयर कंडीशनर रूम में भी घुटन हो रही थी। जाबिर, ऐसे तो तुम कभी भी इस फेज से नहीं निकल पाओगे, खुद को कसूरवार समझना छोड़ दो बेटा, जहांदाद उसे तकते दुख से बोला था। उसने महज खामोशी से हंकारा भरा और सर इस बात में हिलाया। खैर, तुम पेशावर जब भी जाओ चले जाना, पर कल वकील आ जाए। फलक के इंतकाल के बाद मैंने मना कर दिया था उसे, पर खैर वो कल आ जाए, जो भी वसीयत है पता चल जाएगा, तो फिर चले जाना। जहांदाद संजीदगी से कहता कमरे से निकल गया और वो महज अपनी खाली नज़रें घुमा कर रह गया। आंखों में हल्की सी नमी की चादर भी थी। अली, क्या मसला है तुम्हारा? हुरिया उसे अपने पीछे चलते हुए तपते लहजे में बोली थी। मेरा मसला तुम हो, अली दांत निकाल कर कहता उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगा। दूर रहो अली, वार्निंग दी गई थी। हुरिया, मेरी बात सुनो। अली ने उसका हाथ थामकर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। दूर रहो मुझसे अली, वो उसे खुद से दूर झटकते हुए बोली थी। हुरिया, प्लीज़ मान जाओ, बहुत खुश रखूंगा मैं तुम्हें, अली ने मिन्नत की थी। अली प्लीज़, वो उसे देखती बेजारियत से बोली। हुरिया, प्लीज़ हाँ कर दो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो उसका हाथ एक दफ़ा फिर थामते हुए बोला था। अली, मुझे मोहब्बत नहीं, इज़्ज़त की ज़रूरत है, और अगर तुम मेरी इज़्ज़त करते हो तो प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी ज़िंदगी में कहीं भी दूर दूर तक फ़िलहाल कोई जिक्र नहीं है शादी का। हुरिया ने संजीदगी से कहते अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया। इज़्ज़त करता हूँ मैं तुम्हारी, पर अली ने बात अधूरी छोड़ी। मैं माफ़ी चाहती हूँ अली, पर मैंने अपने माँ बाप की शादीशुदा ज़िंदगी को जैसा देखा है ना, उसके बाद मैं सोच भी नहीं सकती खुद शादी करने का। वो संजीदगी से कहती वहाँ से निकल गई थी। अली महज उसकी पुश्त को तकता रह गया था। क्या हो रहा है? जहांदाद ने उसके कंधे पर ठोड़ी टिका कर कहा। उसके वार्डरोब में कपड़े ठीक करते हाथ एक पल को थमे और फिर दोबारा से वो अपने काम में मशगूल हो गई। अलमारी सेट कर रही हूँ, वो धीरे से मुस्कुरा कर बोली। बिल्कुल तवज्जो नहीं देती तुम मुझे, शिकवा हुआ था। देती तो हूँ तवज्जो, और आपके सामने ही तो कैसे सब कुछ पलट गया, हालात कैसे चल रहे हैं घर पर, वो उदासी से कहती मुड़ी थी। जहांदाद ने अपनी ठोड़ी उसके कंधे से हटाई। हाँ देख रहा हूँ, पर सब, फिर भी मुझे तो तवज्जो चाहिए ना तुम्हारी, और वो मिलती भी रहनी चाहिए। वो उसके गाल पर हाथ रखता धीरे से उसका गाल सहलाता बोला। अब कोशिश करूँगी, सिर्फ कोशिश। वो मिन्नत करती उससे दूर होने लगी। सबूर प्लीज़, आज खामोश रहो, वो उसके माथे पर लब रखता मोहब्बत से बोला। जहांदाद, अगर आपने जो कुछ जाना के साथ किया था वो मेरे साथ किया तो? उसने कदरे हिचकिचा कर अपना डर उसके सामने पेश किया। सबूर, मैं मानता हूँ मैंने जाना के साथ जो भी किया बहुत गलत किया, और वो सब कुछ मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती थी। पर तुम्हें पता है जाना की मौत होने के बाद इस रियलाइजेशन ने मुझे कितनी तकलीफ़ दी। मैंने बहुत चाहा कि वक्त वापस पीछे हो जाए और मैं उससे हर बात की माफ़ी मांग लूँ, पर बीता वक्त कभी लौट कर वापस नहीं आता। और जानती हो, मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करके अपनी ज़िंदगी में दूसरा पछतावा नहीं पाल सकता। वो कुछ शर्मिंदगी से बोली। ज़िंदगी में अपनी गलतियों की रियलाइजेशन हो जाना ही बड़े नसीब की बात होती है।
آپ کو احساس ہوا اپنی غلطیوں کا؟ بے شک کچھ دیر سے ہوا، پر ہو گیا۔ سب سے اچھی بات یہی ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو غلطی جان لے، ورنہ میں نے تو ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے لیے ان کی غلطیاں اور کوتاہیاں کوئی معنی نہیں رکھتی، اور وہ ان پر نظر تک ڈالنے کی فرصت نہیں رکھتے۔ جہاں داد نے اپنے گال پر دھرے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بے شک وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، بالکل گمسم سوچیں بھٹک بھٹک کر جابر خان کی طرف جا رہی تھی۔ فلک کے انتقال کے بعد وہ دونوں ہی اپنے اپنے خول میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے دور بھاگنے لگے تھے۔ جابر کو اپنا آپ ذمہ دار لگتا تو تاشا کو اپنا آپ۔ دونوں مانو خود سے بھی چھپتے پھر رہے تھے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور جابر خان اندر داخل ہوا۔ زرتاشا نے بغور اسے تکا۔ کالی قمیض شلوار پہنے، ماتھے پر بکھرے بال لیے، بڑھی ہوئی شیو چہرے پر سجائے، وہ پرانا والا جابر خان تو کہیں سے بھی نہ دکھ رہا تھا۔ وہ اس کو خود کو اتنی توجہ سے تکتے پا کر اپنی سرد نظریں اس پر گاڑ گیا۔ اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کر کے وہ یکدم نظریں چرا گئی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ جابر کمرے میں رکھے دیوان پر بیٹھتا گویا ہوا۔ کیا بات کرنی تھی؟ وہ بھی دھیرے سے پوچھنے لگی۔ میں کل رات تک پشاور چلا جاؤں گا زرتاشا، کل صبح وکیل آئے گا جانا بھابھی کی وصیت لے کر۔ پلیز تاشا، جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، اپنی مرضی کا کرنا۔ میں تمہیں اب فورس نہیں کروں گا اس رشتے میں رہنے کے لیے۔ تم نے کہا تھا نا کہ اس کے بغیر لوٹ آؤ، دیکھو اس کے بغیر بیٹھا ہوں تمہارے سامنے۔ وہ دھیرے سے کہتا آخر میں تکلیف سے ہنسا۔ پر میں نے کبھی ایسے تنہا لوٹنے کو نہیں کہا تھا جابر۔ میں چلی جانا چاہتی تھی تمہاری زندگی سے۔ میں نے یہ نہیں چاہا تھا کہ وہ مر جائے، اور موت بھی وہ جو وہ خود کرے۔ وہ جابر خان کی بات سن کر تڑپ ہی تو گئی۔ میں نے کب کہا کہ تم نے ایسا چاہا تھا؟ میں نے تو محض اتنا کہا ہے کہ تم مجھے تنہا چاہتی تھی، تو دیکھو میں تنہا بیٹھا ہوں تمہارے آسرے اب۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں جانتی ہوں تم مجھے ہی اس کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہے ہو، جبھی تم اس طرح سے بات کر رہے ہو۔ اس کی ایک آنکھ سے آنسو ٹپکا جسے اس نے فوراً پونچھ لیا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں تاشا۔ میں کیوں سمجھنے لگا تمہیں اس کی موت کا ذمہ دار؟ میں ہوں اس کی موت کا ذمہ دار۔ وہ میری ذمہ داری تھی جسے میں اچھے سے نبھا نہ سکا۔ تم نے کبھی کچھ نہ کہا، بلکہ اف تک نہ کہا۔ تم کیسے ذمہ دار ہو سکتی ہو اس کی موت کی؟ میں بس اتنا کہنے آیا تھا۔ اگر چاہو تو مجھے چن لو اپنی زندگی میں۔ میں بکھر گیا ہوں اور میں ڈر بھی گیا ہوں۔ اگر تم چاہو تو تم مجھ پر رحم کھا کر میرے ساتھ زندگی شروع کر سکتی ہو، کیونکہ سچ یہی ہے کہ میری پہلی اور آخری محبت تم ہی ہو۔ وہ سنجیدگی سے کہتا کمرے سے اٹھ کر چلا گیا، اور وہ محض اسے نم آنکھوں سے تکتی رہ گئی۔ وکیل آ کر جا چکا تھا، اور جانا کی وصیت سن کر وہ دونوں ہی سناٹوں کی زد میں آ چکے تھے۔ اس کی وصیت تھی کہ وہ دونوں جب بھی الگ ہوں منت کو واپس جہاں داد کو دے دیں گے۔ ان کا کوئی حق نہیں رہے گا منت پر، اور پھر اس کے بعد منت سے ملنے کی بھی ان دونوں کو کبھی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ دونوں تنہا کمرے میں بیٹھے تھے۔ منت وہ ان کی پیدا کردہ نہیں تھی، پر اس کو پالا تو ان دونوں نے تھا۔ اس کا پہلا قدم، اس کا پہلی بار تاشا کو مما بلانا، جابر کو بابا بلانا، اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں، سب ان کی نظروں کے آگے گھوم گیا۔ منت کو چھوڑ دینے کا خیال ہی دونوں کے لیے دل دہلا دینے والا تھا۔ تاشا نے سامنے ٹیبل پر پڑے پانی کے گلاس کو اٹھا کر لبوں سے لگایا، اپنا سوکھا حلق تر کر کے۔ اس نے گہری سانس خارج کر کے اپنا رخ جابر کی طرف کیا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ چند الفاظ ادا کر پائی تھی۔ میں طلاق نہیں چاہتی، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، پر اس وعدے کے ساتھ کہ تم اب کبھی اپنے اور میرے درمیان کسی تیسرے کو نہیں لاؤ گے۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے جابر خان کی طرف دیکھا۔ مذاق کر رہی ہو؟ وہ بے یقین ہوا۔ بالکل بھی نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ ایک بار پھر سے بے یقینی سے پوچھا گیا۔ تمہیں میں جھوٹی لگتی ہوں؟ ابرو چکا کر پوچھا گیا۔ نہیں، پھر بھی مطلب یقین نہیں آ رہا۔ اس نے اپنا سر کھجاتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں آ رہا یقین؟ وہ حیران ہوئی۔ کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ حیرت سے کہتا اسے تکنے لگا۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ تم سچ میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ جابر نے ایک بار پھر پوچھا۔ کیا تم مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے؟ سوال پر سوال داغا گیا۔ میں تو ہمیشہ سے تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، وہ بے قراری سے کہتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ پھر چلیں پشاور؟ تاشا نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، تم اپنا سامان پیک کر لو اور منت کا بھی۔ وہ اس کے گال پر لب رکھتا مسکرا کر کہتا اٹھا۔
मैं कर लेती हूँ पैकिंग, उसने भी मुस्कुरा कर कहा। जाबिर वहाँ से निकल कर ऊपर उस कमरे में गया जहाँ फलक क़याम पजीर थी। कुछ अर्सा पहले ताशा के तलाक ना लेने के फैसले पर जहाँ उसके दिल में ढेरों सुकून उतर आया था, वहीं दिल ने फलक को शिद्दत से याद किया था। उसने बेड पर बैठकर साइड टेबल के दराज से सफ़ेद तयशुदा पर्चा निकाला जिसे वो न जाने कितनी बार पढ़ चुका था। जाबिर, जानती हूँ बहुत गलत कर रही हूँ मैं, पर यकीन मानो तुम्हारी मोहब्बत में कर रही हूँ। तुमने अपने सारे कीमती लम्हे मुझ पर सर्फ कर दिए, मैं तुम पर सब कुछ कुर्बान करती जा रही हूँ, फ़कत तुम्हारी फलक। जाबिर की आंखों में नमी चमकी जिसे उसने हलक से उतार लिया। उसने लब भींचते उस पर्चे को उठाकर अपने सफरी बैग की ऊपरी जिप में डाल दिया। जिंदगी ने जो पांसा पलटा था वो उसकी जिंदगी पूरी तरह हिला गया था। वो उठा था, जीने उतरकर नीचे आया तो पोर्च से अपनी गाड़ी निकाल कर बाहर निकल पड़ा। उसके कदम कब्रिस्तान की खामोश ज़मीन पर पड़े। वो एहतियात से चलता फलक की कब्र तक आया और उसकी कब्र के पास बैठकर उसने कच्ची कब्र की मट्टी पर अपना हाथ फेरा। बहुत जालिम हो तुम, उसने शिकवा किया। नहीं, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। उसे फलक अपने बराबर बैठी हुई महसूस हुई। ये कैसा प्यार था कि तुम मुझे छोड़कर ही चली गई। उसने एक शादाब चेहरे को देखकर शिकवा किया। अब देख लो, कहा था ना बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, वो मुस्कुराकर कहती यकदम खुशबू की तरह गायब हो गई। जाबिर खान महज लब भींच कर रह गया। वो जब भी यहाँ आता था ऐसे ही उसका वजूद उसे अपने आसपास महसूस होता था। वो गहरा सांस खारिज करता, अपने हाथ दुआ के लिए उठा गया। मैं कह रही हूँ ये चुड़ैल क्यों आई है यहाँ? सबूर ने जहांदाद को घूर कर तकते पूछा। यार मिलने आई है, जहांदाद ने उसकी कमर के गिर्द हाथ बांधते कहा। इसको बोल दो कि आइंदा ये ना दिखे मुझे अपने घर में। वो जहांदाद को खुद से दूर झटकते गुस्से से बोली। जहांदाद के लबों की तराश में खूबसूरत मुस्कुराहट खिल गई। जलन हो रही है? हाँ हो रही है। तो वो ट्रे में कॉफ़ी लिए बाहर आई तो जहांदाद भी उसके साथ आया। सामने बैठी बख्तावर ने सर उठाकर सबूर को देखा। वो मैं मिलने आई थी, कल मैं वापस जा रही हूँ अमेरिका, उसने कुछ झिझक कर बताया। हम्म, सही, वापस तो नहीं आ जाओगी दोबारा? सबूर ने नाक चढ़ाकर कहा। मेरा मुल्क है, आऊँगी मैं, बख्तावर ने कदरे मुंह बनाकर कहा। यहाँ पर ना आना अलबत्ता, सबूर ने कड़े लहजे में कहा। बख्तावर का रंग एक पल को मुतगय्यर हुआ, फिर एक शाने बेनियाजी से उठती जहांदाद से मुखातिब हुई। मैं चलती हूँ जहांदाद, पर अपनी बीवी को थोड़ी तमीज़ सिखा देना, वो कहती निकल गई और सबूर महज उसे घूर कर रह गई। जाबिर और ताशा 2 घंटे पहले निकल कर गए थे। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। हुरिया और जवेरिया अपनी किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी। वो बैठी टीवी देख रही थी और जहांदाद अपना कोई काम कर रहा था जब बख्तावर आ टपकी थी। उसने मुंह बनाकर जहांदाद को देखा। अभी वो सोफे से उठने ही लगी थी कि यकदम जहांदाद ने उसे खींचकर अपनी थाई पर बिठाया। क्या हुआ जो इतनी नाराज़ हो गई हो? देखो आई थी और चली भी गई, जहांदाद ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, पर अगर ये अब दोबारा आई ना तो, सबूर ने धमकी देते कहा। तो क्या? तो ये कि फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उसने उसे आंखें दिखाकर वो आंखें दिखाती जहांदाद का कहका लगाने पर उसे मजबूर कर गई। हंसिए मत, वो खफा हुई थी। वो लोग अभी पेशावर पहुंचे ही थे। यहाँ अपने घर पहुंचकर वो एकदम दोनों की निगाहों के आगे फलक के साथ बिताए मंजर घूमे थे। दोनों की आंखें पल में नम हुई थी। रात के 11 बज रहे थे। मन्नत सो चुकी थी। ताशा ने ऊपर जाकर कमरे में उसे बिस्तर पर लेटाया और खुद नीचे आई। जाबिर अब भी वैसे ही बैठा था। उसे देखकर होले से मुस्कुराया। मुझे भूख लगी है, जाबिर ने संजीदगी से कहा। मैं कुछ बनाती हूँ, वो किचन में घुसते हुए बोली। वो भी उठकर उसके पीछे आया। नूडल्स बना लो, तुम भी थकी हुई हो, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, जाबिर ने नरमी से कहते किचन में पड़े 4 अफराद वाले डाइनिंग टेबल की चेयर खिसका कर बैठ गया। ठीक है, उसने सर हिलाकर कैबिनेट खोलकर सॉस पैन निकाला और उसमें पानी भरा। पानी चूल्हे पर रखकर नूडल्स के पैकेट निकाल कर रखे। कुछ ही देर में नूडल्स तैयार हो चुके थे। वो नूडल्स एक ही बाउल में डालकर लाई। दोनों करीब करीब बैठे एक ही बर्तन में खाना खा रहे थे। जाबिर ने एक नज़र उसे देखा जो न जाने कौन सी सोचों में डूबी थी। क्या हुआ? जाबिर ने उसका हाथ थाम कर पूछा। कुछ भी नहीं, उसने नफ़ी की। कुछ तो है, उसने उसके चेहरे पर पहरा डाले आवारा लट को पीछे करके कहा। कुछ भी नहीं, उसने निगाहें उठाकर उसे तकते कहा। क्या हुआ है बताओ, उसने उसके गाल पर हाथ धरकर पूछा। अगर मैं उस दिन वो हंगामा ना करती तो आज फलक जिंदा होती, उसने नम लहजे में कहा। उसकी आंख से खामोशी से आंसू बहने लगे थे। जाबिर ने आगे होकर उसके आंसू साफ करते उसका सर अपने सीने से लगाया था।
تاشا تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ اسے خود میں بھینچتا، اس کی پیٹھ سہلاتا محبت سے بولا، جابر مجھے معاف کر دو۔ وہ ایک بار پھر سسکی، تاشا پلیز مجھے مزید تکلیف مت دو۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا قرب سے آنکھیں میچ گیا۔ کئی لمحے یوں ہی بیت گئے۔ جابر نے اسے کچھ لمحوں بعد خود سے دور کیا اور پہلے سے خود کو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی وہ۔ کھانا وہ دونوں کھا چکے تھے۔ جابر اسے کمرے میں لے گیا۔ منت سو رہی تھی۔ تاشا کے نہ جانے کیوں پیر کپ کپائے۔ اس نے خود کو فوراً واش روم میں بند کرنا چاہا، پر یہ اتنا آسان نہ تھا۔ جابر پہلے سے ہی اس کے ارادے جانتا تھا۔ اس نے یکدم سے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ 3 سال بعد۔ اف کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ باپ بچوں نے۔ تاشا کچن سے نکل کر ان تینوں پر چیخی۔ کیا تماشا لگایا ہے؟ جابر نے ڈھٹائی سے آنکھیں دکھا کر پوچھا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ تینوں سدھر جاؤ، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ چڑے ہوئے انداز میں کہتی اپنا بھاری وجود لیے لاؤنج میں بکھری چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ تم سے برا تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے، جابر نے آنکھ دبا کر کہا۔ جابر، اس نے اسے گھورا تھا۔ بس گھورتی ہی رہنا تم مجھ معصوم کو ساری زندگی، جابر نے منہ بنا کر کہا۔ منت، فلک، اٹھو، جاؤ دونوں فیس واش کر کے آؤ۔ وہ دونوں کی بری حالت دیکھ کر ذرا سختی سے بولی۔ منت ماں کے ڈر سے خود بھی اٹھی تھی اور 2 سالہ فلک کو بھی اٹھا کر اس کا بھی منہ دھلوایا اور پھر دونوں اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ کیا ہو گیا ہے یار، اتنا غصہ؟ اس کے ماتھے پر بل دیکھ کر بولا۔ نہیں کرو ابھی تنگ، طبیعت صحیح نہیں ہے میری، وہ چڑ کر بولی۔ پچھلے 8 ماہ سے میں یہی سن رہا ہوں، وہ اسے محبت سے تکتے بولا۔ تنگ آ گئے ہو یعنی تم مجھ سے؟ میں نے یہ کب کہا کہ میں تنگ آ گیا ہوں؟ جابر حیران ہوا۔ تو نہیں کرو نا یار تنگ، وہ بیزاریت سے کہتی صوفے کی پشت پر ٹیک ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ جابر خاموشی سے اٹھا اور اس کے کندھے دبانے لگا۔ اب بہتر محسوس کر رہی ہو؟ اس کے چہرے پر چھائے سکون کو دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ہاں کافی، اس نے آنکھیں کھول کر مسکرا کر اسے تکتے کہا۔ گڈ، چلو اٹھو اب میں کھانا لگاتا ہوں، کھانا کھائیں۔ وہ اسے اٹھاتا ڈائننگ ٹیبل تک لایا۔ چیئر کھسکا کر بیٹھتی جابر کو وہ دیکھ کر مسکائی تھی۔ جابر نے ٹیبل پر کھانا لگاتے منت کو آواز لگائی جو اپنے اور فلک کے کپڑے چینج کرا کے نیچے آئی تھی۔ فلک یلو کلر کی فلاک میں موٹی گپو سی بڑی پیاری لڑکی تھی۔ جابر اسے محبت میں گود سے اٹھاتا مسکایا۔ مائی بچہ، کیا ہوا؟ جابر اس کے گال پر پیار کرتا بولا۔ بابا، وہ اس کے چہرے پر پیار کرتی چھوٹی سی آواز میں بولی۔ جابر یکدم مسکرایا۔ منت میرا بچہ جلدی سے بیٹھو، اور یہ کھانا جتنا میں نے آپ کی پلیٹ میں ڈالا ہے نا سارا کھانا ہے، اوکے؟ نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ منت کے کھانے کی پلیٹ کو گھورتے ہوئے بولا تھا۔ پر بابا اٹس ٹو مچ، وہ منہ بسورتے بولی۔ خاموشی سے کھاؤ، تھوڑے روب سے کہا گیا تو وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد ان چاروں کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور بڑے بڑے کہے گونج رہے تھے۔ سامنے دیوار پر لگی فلک کی قد آدم تصویر اس کے بھی بیچ ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ جب یہ محبت کا پنچھی ہم جیسوں کو جکڑتا ہے نا تو چاروں طرف سے جکڑتا ہے، پھر ہمارے یہ دعوے کہ محبت نہیں ہوتی دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور یہ دل کم بخت فدا بھی اس پہ ہو جاتا ہے جسے ہم نے بارہا کہا ہوتا ہے نہیں ہے محبت ہمیں۔ جابر مسکرا کر بولا۔ کچھ بھی؟ تاشا نے اسے گھورا۔ کچھ بھی تو نہیں، یہ جملے میرے عشق کے آگے۔ وہ مسکرایا۔ چاچو آپ نہ بڑے ہو ہوریا مت لانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی۔ تم تو چپ رہو اپنی خالہ کی چمچی، جابر نے اسے گھورا۔ جابر اور تاشا کے یہاں کل ایک بیٹے نے جنم لیا تھا۔ وہ سب کراچی سے پشاور آئے تھے۔ صبور کے یہاں بھی ایک 2 سال کا بیٹا تھا تو 2 سال کا، پر اس کی حرکتیں 2 سال کے بچوں والی نہیں تھی۔ وہ ایسا بچہ تھا جو کبھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ وہ چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ تھا۔ وہ اپنی بہنوں کی جان تھا، اپنی ماں کا لاڈلا، پر اکثر اپنی ماں سے پٹ جایا کرتا۔ باپ کی تو وہ جان تھا، یہ الگ بات کہ اس کی حرکتیں دیکھ کر اس کے باپ کی جان آدھی ہوئی رہتی تھی۔ حوریا کو بہت منانا چاہا علی نے، پر وہ نہیں مانی۔ علی نے بھی ہمت ہار دی تھی اور اب اپنی ماں کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ جویریہ کے اسکول ٹائم کے کلاس فیلو نے اسے پرپوز کیا، پر جویریہ نے بھی انکار کر دیا۔ اسے سب نے بہت سمجھایا، صبور نے بھی، پر اس کے الفاظ سن کر صبور بھی خاموش ہو گئی۔ میں اپنی ماں جیسی کمزور عورت نہیں بننا چاہتی۔ میں اپنی ساری زندگی مرد کی بے وفائی پر رونے والوں میں سے نہیں ہوں گی۔ ہاں میں ہنستی ہوں بہت، پر در حقیقت میرا دل روتا ہے۔ میں ان آنکھوں کو رونے نہیں دوں گی کبھی۔ میں ایسی روتی آنکھوں کو رونے سے بچانا چاہتی ہوں۔ مجھے لوگوں کے لیے بہت کام کرنا ہے۔ ابھی میری زندگی کے مقصد میں کہیں بھی شادی نہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہتی بات ہی ختم کر گئی۔ وہ دونوں جہادات کو بظاہر تو معاف کر چکی تھی، پر دل سے معاف کرنا شاید اتنا آسان بھی نہیں تھا ان دونوں کے لیے۔